हेलो बच्चों। बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपने चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब गैसियस स्टेट चैप्टर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले साल के जितने सवाल हैं उन पर बात करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये 2012 नीट का क्वेश्चन है ना। इसमें पहले देखें क्वेश्चन किसके बारे में है प्लस किस लॉजिक पर है। लिखा है 50 ml ऑफ गैस ए of gas B takes 150 से 200 सेकंड्स। तो पहले ये तय करते हैं कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ये वॉल्यूम टाइम से रिलेटेड, दैट मींस ग्राहम्स लॉ से रिलेटेड है। हमें सबसे पहले ध्यान करना पड़ेगा ग्राहम्स लॉ कहता है R1/R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से चलता है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को V/T भी लिख रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि वॉल्यूम 50 ml है दोनों सेगमेंट का। तो V दोनों जो हैं वो दोनों V सेम हैं, लेकिन टाइम जो है वो अलग अलग है, T1 और T2। दिमाग में रखना कि ग्राहम्स लॉ एक तरफ कहता है R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स है। तो वॉल्यूम वाले टर्म को इसके साथ जोड़ लेना चाहिए। तो दिखेगा कुछ ऐसे V/T1 V/T2 दैट इज इक्वल टू √M2/M1, या सीधे सीधे कहूं तो T2/T1 इक्वल टू √M2/M1। इस तरह से देखो हुआ क्या, V को मैंने काट दिया, ये टाइम ऊपर आ गया सबसे, तो कुछ इस तरह दिखता है। अब जरा सवाल को हम समझना शुरू करते हैं। हमारे पास डाटा क्या है। पहला टाइम दे रखा है 150, तो हमने लिखा 150। दूसरा टाइम दे रखा है कितना, 200 सेकंड, तो सॉरी ऊपर लिखना था मुझे, 200 T2 है और 150 नीचे है यहां। अब ये किसका किसका टाइम है, गैस ए का और बी का। मतलब मुझे सामने चाहिए क्या, ऊपर चाहिए बी वाले का मॉलिक्यूलर मास, तो मैंने बी वाले का मॉलिक्यूलर मास माना Mb। नीचे आएगा ए वाले का मॉलिक्यूलर मास, ए वाले का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 36, ये लिखा 36। अब जब काटने गया तो ये कट गया 50 से 4/3। अब क्योंकि स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू Mb डिवाइडेड बाय 36। कुछ ऐसे 36 को इस तरफ लाया तो 16 डिवाइड बाय 9 इंटू 36, जो कि मॉलिक्यूलर मास बनेगा बी का, है ना। 9 से कट किया इसको तो 4 जा, तो 16 इंटू 4 64। तो आपका जवाब 64 ग्राम हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर 64 बनना चाहिए। अगर आप ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो कोई आंसर मैच नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा जरा, इसका आंसर हमने देना है डी बेटा, ग्राहम्स लॉ पर बेस्ड था। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखें। 2012 का ही क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से ग्राहम्स लॉ पर है, सेम वही क्वेश्चन दिख रहा है। देखो सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट, मतलब जो टाइम लगा है गैस को वो 3 गुना ज्यादा लगा है, 3 टाइम्स। किससे, हाइड्रोजन से। इसका मतलब गैस को लगने वाला टाइम हीलियम गैस को लगने वाले टाइम से 3 टाइम्स ज्यादा है, ये कह रहा है। दूसरा क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि T का रिलेशन होता है T2/T1 इक्वल्स टू अंडर रूट में मॉलिक्यूलर मास M2 डिवाइडेड बाय M1। अगर मैंने कहा मैं इसे कहता हूं T2, किसको, गैस को, तो मैंने उसकी जगह लिखा 3 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ हीलियम। किसको लिखा, T2 को। T1 कौन है, हीलियम का खुद का टाइम, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा इधर। अब मैंने 1 माना है किसको, हीलियम को, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 ग्राम। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ढूंढ रहा हूं वो ये रहा। अब क्योंकि 3 टाइम्स होने से फायदा क्या हुआ, T काट दिया गया, अंडर रूट को इस तरफ लाऊंगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू मास ऑफ गैस
डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 आ गया ऊपर मल्टीप्लाई में तो 36 ग्राम बन गया, है ना। तो इन सारे आंसर में से 36 ग्राम यूनिट जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन था, चलते हैं इससे आगे। ये सवाल पढ़ने पर समझ आएगा ये क्वेश्चन है किसके बारे में, क्योंकि सामने जो इक्वेशन दिखी है ये इक्वेशन वॉन डेर वाल का रियल गैस इक्वेशन है, वॉन डेर वाल का रियल गैस इक्वेशन, और ए और बी नाम के दो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। नीचे चार जो दिख रहे हैं ऑप्शंस, इनमें पहले हमें देखना है इन तीनों गैसेस में, चारों में से ए वाले का वैल्यू क्या कहता है और इन तीनों में बी वाले का वैल्यू क्या कहता है। तो दिमाग में रखकर चलना, वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए जो है इसकी वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा होगी, प्लस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उससे भी ए की वैल्यू बनती है। तो चलो देखते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है अपने पास O2, O2 का मतलब मॉलिक्यूलर मास 32 है ना, CO2, CO2 का है 44, फिर है H2, तो H2 का है 2 ग्राम और हीलियम इसका है 4 ग्राम। इन चारों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां हमने देखा 44 सबसे बड़ा है, हमें ऑर्डर कौन सा अरेंज करना है, हमें ऑर्डर अरेंज करने के लिए यहाँ पे कोई पैटर्न तो दिया नहीं, तो हम ढूंढते हैं किसी एक ऑर्डर में। अगर मैं देखता हूँ हाइड्रोजन को सबसे छोटा, तो मैंने सबसे पहले रखना चाहिए हाइड्रोजन, इसके बाद रखना चाहिए हीलियम, इसके बाद रखना चाहिए O2 को, और आखिरी में होना चाहिए CO2 को। तो इस पैटर्न को ढूंढो कहाँ दिख रहा है। ए वाले ऑप्शन में हमने देखा सबसे पहले हाइड्रोजन यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है हाइड्रोजन हीलियम O2 CO2 ये दिख रहा है, और तो कोई मुझे नजर आया नहीं। तो आंसर तो लगता है सी ही आएगा, मैं सी वाले पर टिक कर सकता था। फिर भी ये बता देता हूं कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू किस बात पर डिपेंड है। तो बी की वैल्यू डिपेंड करेगी साइज पर, वॉल्यूम पर, जितना बड़ा साइज का मॉलिक्यूल उससे। जैसे यहां है CH4 ऑक्सीजन H2, भाई H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड एक छोटा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मतलब O डबल बॉन्ड O थोड़ा साइज ज्यादा बड़ा है, बट CH4 के मॉलिक्यूल का साइज, मैंने मास की बात की ही नहीं, मैंने बात साइज की है, तो साइज CH4 का काफी बड़ा है। तो उस हिसाब से H2 सबसे पहले सबसे छोटा साइज, फिर O2 बड़ा साइज और CH4 सबसे बड़ा साइज, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। तो ऐसा ऑर्डर चाहिए जिसमें CH4 बड़ा दिखे। अब जिसको मैंने टिक किया उसमें ध्यान से देखो, CH4 सबसे बड़ा दिखाया, फिर O2 फिर H2, तो आंसर परफेक्टली सी ही है ना। चलिए 2013 सवाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, लेकिन आराम आराम से पहचानने पर है कि यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो हैं कौन से। क्या पूछा था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जो पोलर हैं उनमें पाया जाता है डाइपोल, नॉन पोलर में डाइपोल होता नहीं, पैदा करना पड़ता है। तो नॉन पोलर में पहले से डाइपोल नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या है। HCl अपने आप में एक पोलर चीज है, हीलियम अपने आप में एक नॉन पोलर है, तो मुझे तो पहले ही ऑप्शन में मेरा आंसर मिल गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। SiF4 और हीलियम दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं, तो ऑब्वियसली इसमें तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं काम करेगा। वाटर पोलर अल्कोहल पोलर दोनों के दोनों पोलर हैं, तो इसमें तो पाया जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब सी भी नहीं हो सकता था। Cl2 नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर, दोनों के दोनों अगर नॉन पोलर तब भी आंसर डी नहीं बनता था। घूम फिर कर आंसर आया वापस से वही ए। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। फिर वही देखो, सवाल किसके ऊपर है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। टेम्परेचर ये रहा, प्रेशर ये रहा, हमें चाहिए डेंसिटी। तो पहले दिमाग में रखकर चलिएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, तो हम सबने पढ़ा है। अब हमें यह मालूम होगा कि PV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं गिवन मास बाय मोलर मास R और T।
अगर मोलर मास को लिखूं इस तरफ PM W बाय V R और T, तो हम सबको सिखाया जाता है कि वेट बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मतलब PM इक्वल्स टू DRT, ये रिलेशन काम कर जाएगा। हमें तलाश है डेंसिटी की, डेंसिटी इज इक्वल्स टू बन गया PM डिवाइड बाय RT। अब ढूंढते हैं चीजें कहाँ हैं। सबसे पहले चले, डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना है 5 ATM, तो सीधे सीधे लिखा 5, ठीक। M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन गैस है बेटा, तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 यूनिट ग्राम में, ठीक। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू दे भी रखी थी, नहीं भी देते तो हम खुद से ले सकते थे, तो 0.082 इंटू, आखिरी में चाहिए टेम्परेचर। टेम्परेचर इसने दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस, बट याद रहे 227 ले मत लेना क्योंकि सेल्सियस में। उम्मीद है आपको इतनी अकल है कि इसे फटाफट आप कन्वर्ट करोगे केल्विन के अंदर, तो जब आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इसे सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं कर पाइएगा। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आपका आंसर 3.41 बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा, दैट मीन्स आंसर सी आराम से निकल आएगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए तो इस ईयर में काफी सवाल पूछे गए हैं अपने इस चैप्टर से। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, इन चारों गैसेस में से कौन सी गैस है जो आइडियल रास्ते पर सबसे ज्यादा भटकती है, डेविएट करती है, सही रास्ते पर नहीं चलती। तो वही गैस सबसे ज्यादा डेविएशन दिखवाती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मीथेन नॉन पोलर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बट कमजोर हैं, वाटर में बहुत कम है, नाइट्रोजन में भी बहुत कम है, लेकिन अमोनिया एक आंसर है क्योंकि अमोनिया में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से अमोनिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाती है, ठीक है। तो आंसर बी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी ओबे आइडियल गैस लॉ। अगर किसी भी गैस को आइडियल गैस के सारे लॉ फॉलो करने हैं, मानने हैं, उसकी एक शर्त होती है। किसी भी गैस को आइडियल बिहेवियर में तब मानते हैं जब उनका वॉल्यूम बड़ा हो, क्योंकि छोटे वॉल्यूम में तो हर गैस इग्नोर नहीं की जा सकती। तो अगर कंटेनर वॉल्यूम बड़ा है तो गैसेस आइडियल बिहेव कर सकती हैं। अब वॉल्यूम ज्यादा अगर चाहिए तो जरा याद करो, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला लॉजिक कहता है कि आपको टेम्परेचर भी काफी ज्यादा लगेगा, हाई टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन कहता है आपसे इनवर्स, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो प्रेशर को रखो कम। तो ये डिमांड ढूंढो, कहां लिखा है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, देखें कहां लिखा है। हाई टेम्परेचर दिखा, हाई प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर दिखा, लो प्रेशर दिख गया, आंसर दे दिया हमने डी ऑप्शन। तो बहुत आसानी से पिक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन किस बारे में पहले सोचते हैं। हमें लिखा है इक्वल मोल्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्लेस किए गए हैं किसी कंटेनर में और वहां से पिन होल के जरिए गैस बाहर जा रही है, मतलब ग्राहम्स लॉ लग गया। ग्राहम्स का लॉ फिर वही हर बात कहानी किसके साथ जोड़ता है, ये मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो एक तरफ तो है मॉलिक्यूलर मास M2 डिवाइड बाय M1, और हमें समझ में आ भी गया कि गैस हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन किससे कनेक्ट किया वो देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप टाइम रिक्वायर्ड 1/2 ऑफ हाइड्रोजन गैस। टाइम रिक्वायर्ड मतलब टाइम से जोड़ने जाऊंगा तो इसे लिखा जा सकता है T2 डिवाइड बाय T1 M2 बाय M1, क्योंकि वॉल्यूम की तो कोई बात की नहीं, दैट मीन्स सेम उस पर लूंगा। अब अगर मैंने कहा है कि पहला वाला जो गैस है और दूसरा वाला गैस, अगर पहले वाले को मैंने कह दिया कि ये गैस है मेरी O2 और ये गैस है मेरी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाले को लगने वाला टाइम जो भी है और ऑक्सीजन को लगने वाला टाइम जो भी है, उनको आपस में कंपेयर करने वाला हूं। लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ऊपर, दैट मीन्स 2, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32। इसे कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 16,
अंडर रूट में 16 मतलब 1/4, 1/4 फॉर्म। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस लॉजिक को अगर फॉलो करता हूं तो मेरे पास टाइम रिक्वायर्ड जो हाइड्रोजन के लिए लगना था, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, 1/2, आधा टाइम। तो भाई 1/4 तो रेशो पहले ही आ रहा है, और अगर आप कह रहे हो कि नहीं उसमें भी आधा ही टाइम लगा, तो 1/4 का आधा बोले तो 1/8। तो जो भी आंसर हो वो उसके 1/8 टाइम्स होना चाहिए। ये 1/4, 1/2 या 3/8, तो आंसर इज 1/8 टाइम्स। ठीक, चलिए इस सवाल को जरा आराम आराम से पढ़ के देखेंगे हम। ये किस बारे में बात कर रहा है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन के बारे में बात हो रही है, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट्स। पहले से मेंशन किया था, अभी फिर करता हूं कि अमोनिया की वैल्यू देखो, NH3 कांस्टेंट वैल्यू एक ही बता रहा है, 4.17 है, सबसे ज्यादा दिख रही है मुझे जहां तक समझता हूं। हाइड्रोजन के लिए अगर बात की गई तो वो है 0.244, बहुत छोटी है। ऑक्सीजन के लिए जो बताई गई है वो 1.36 है, और CO2 के लिए जो बताई गई है वो 3.59 है। अब क्या चाहते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट इजीली लिक्विफाई, कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, जिसका कांस्टेंट ए वैल्यू सबसे बड़ा होगा। जितना ज्यादा वनडरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू होती है, अट्रैक्शन फोर्सेस उतने ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होंगे उतनी जल्दी लिक्विड में बदल जाएगा। तो अमोनिया सबसे पहली प्रेफरेंस ले जाएगा क्योंकि उसका कांस्टेंट वैल्यू सबसे बड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले मुझे सुनाई दिया 1.8 ग्राम वाटर, मतलब मोल के हिसाब से बात करूं तो नंबर ऑफ मोल इसका दिखाई देता है 0.1। ठीक, दूसरा 374 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं, तो 374 प्लस 273 टोटल करता हूं तो कितना आ रहा है, 7 7 7 14 15 कैरी 1 3 2 जा 6, और ये 657 समथिंग कुछ अपना 647 केल्विन टेम्परेचर दिया है। आगे क्या दे रखा है, 1 बार प्रेशर, तो P इज इक्वल टू इसने लिखा है 1 बार। सवाल है चाहते क्या हो, चाहते हैं वॉल्यूम। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, पीवी क्वेश्चन आरटी वाला यार, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सीधे लगा सकते हैं। P है आपके पास 1 बार, हम ढूंढ रहे हैं वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल हमें मालूम है 0.1, आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर 647 दे रखा है। तो सीधे सीधे इन तीनों का मल्टीप्लाई ही तो करना है। जब तीनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग अबाउट ये आंसर 5.37 समथिंग कुछ आ जाएगा, क्योंकि समथिंग अबाउट उसी के होना चाहिए। ठीक, तो प्रेशर इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ये 1 का डिवाइड करें ना करें एक ही तो बात है, तो 5.67 लीटर कुछ होगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है रीडिंग के लिए अगर देखा जाए तो, अ गैस टेम्परेचर 350, प्रेशर 15 बार, मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन आइडियल गैस, किसी का वॉल्यूम 20% कम आया है, कम आया है, मतलब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक का क्वेश्चन है। क्या है पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताओ जो इस गैस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को समझाता हो। हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसी भी गैस का वॉल्यूम कम कब आता है, वॉल्यूम कम क्यों हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो सबसे पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम आएगा। लेकिन सवाल यह आता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काम करते हैं उस वक्त कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू तो 1 से छोटी हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होते हैं और अट्रैक्शन कम होते हैं तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और इक्वल टू 1 कब होती है, आइडियल गैस के लिए। तो हमें ढूंढने हैं अपने ये दो जवाब, ढूंढते हैं कहां लिखा है। पहली बात तो Z लेस देन 1 कहां लिखा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहां लिखा है रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट, नहीं अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, तो ये रहा अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट, आंसर देना है डी ऑप्शन को। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2020 का दिख रहा है। हमें लिखा है मिक्सचर है नाइट्रोजन गैस का और आर्गॉन गैस का, सिलेंडर में भरा है,
7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम आर्गन। एक मिनट, पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन पता कर लूं। तो 8 ग्राम इसने लिखा है, 7 ग्राम लिखा है इसने, 7 ग्राम लिखा है इसने नाइट्रोजन, मतलब 1/4 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ आर्गन गैस इसने लिखा है 8 ग्राम। आर्गन का एटॉमिक मास दे भी रखा है, चलो ये लिखा है 40, तो सीधे सीधे 1/5 हो गया। तो हमें मोल तो दोनों के पता चल गए। टोटल प्रेशर भी दे रखा है, इन मिक्सचर इज 27 बार। तो पी टोटल अपने पास है 27 और वो है बार में। क्या निकालना है? हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। याद करना पड़ेगा अपना डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, और वो कहता है किसी गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस स्टेट। तो हमारे पास टोटल प्रेशर तो सीधे सीधे दे रखा है 27, मोल फ्रैक्शन अभी हम निकाल लेते हैं, चलो करते हैं ट्राई। तो अगर हमें चाहिए किसका प्रेशर चाहिए? नाइट्रोजन गैस का। तो P ऑफ N2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर 27 इंटू किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के मोल 1/4 डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल 1/4 प्लस 1/5 कितना? अगर एलसीएम ले भी लेता हूं तो 27 इंटू 1/4 एज इट इज इंटू इसका एलसीएम लिया तो 5 4 जा 20 आ गया ऊपर, और नीचे 5 और 4 9। इसे काटना मेरे थोड़ा आसान हो सकता है, इसे सीधे सीधे कट किया 5, 9 से काटना शुरू किया 27 को, 9 3 जा 27, अब 5 3 जा 15। तो मेरा आंसर सीधे सीधे मुझे यहाँ से 15 बार मिल रहा है। 12 18 9 और 15, तो आंसर इज 15 बार, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये सवाल 2021 अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल रिपीटेशन में दिख रहे हैं आजकल। क्या सवाल था? करेक्ट ऑप्शन पिक करना है पहली बात तो, ग्राफ देखकर जो बॉयल्स लॉ को ओबे करे। ग्राफ रिप्रेजेंट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। सबसे पहली बात कि बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कोई भी ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स हो। अब देखो यहां लिखा है वॉल्यूम V, प्रेशर इनवर्स का ग्राफ है, सही है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इनवर्स है, सही है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कांस्टेंट है तो C तो आंसर होगा नहीं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ डायरेक्टली तो आंसर D तो होगा नहीं। अब बचे सिर्फ कौन से ऑप्शन? 2। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है कि PV इक्वल्स टू nRT में प्रेशर जो P है सामने टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा। मतलब जो बड़ा दिख रहा है वो टेम्परेचर सबसे बड़ा है, और जो छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा है। मतलब डायरेक्टली का मतलब जो वैल्यू है वो डायरेक्ट फॉर्म में वर्क करती है। तो आंसर इसका ए बनेगा बेटा, बी आंसर। क्योंकि देखो जो बड़ा दिख रहा है आंसर उसका 200 लिखा है, वो गलत जा रहा है, तो इसलिए बी नहीं बनेगा। बी आंसर नहीं है, आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल किसके बारे में है? ये कह रहा है कि टोटल प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ गैस 4 ग्राम O2 2 ग्राम हाइड्रोजन, कन्फाइंड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम 1 लीटर 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें निकालना है प्रेशर। फार्मूला तो वही लगेगा PV इक्वल्स टू nRT। लेकिन सवाल है कि यहां पर मोल 2 टुकड़ों में है। कैसे कैसे? पहला हिस्सा है नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 जो कि बन रहा है 4 डिवाइडेड बाय 32, और कितना हो गया 1/8। दूसरा मोल है किसका? N ऑफ H2 2/2 मतलब 1। तो 1/8 प्लस 1, तो टोटल मोल हो गया 1/8 प्लस 1, कुल मिलाकर 9/8 मोल। तो टोटल गैस कितने मोल है? 9/8। प्रेशर टोटल कितना है भाई बेटा इसमें? यहाँ पर प्रेशर में निकालना है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर। तो V इज इक्वल्स टू 1 लीटर, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 273 केल्विन 0 डिग्री। तो चलो लगाते हैं, प्रेशर हम ढूंढ रहे हैं, इनटू वॉल्यूम इज 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल आया 9/8।
आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर 273 केल्विन। जब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके पूरा आंसर निकालूंगा तो समथिंग अबाउट 25 के आसपास का कोई आंसर मिलता है मुझे, 25 पॉइंट समथिंग। जैसे यहाँ पर दे रखा है 25.18, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर टिक कर जाऊंगा। और थोड़ा शांति से टाइम लेकर सॉल्व करना, क्योंकि ये आंसर 25.18 और 26 काफी क्लोज आंसर है। तो ऐसा ना हो कि हम गलती करें कैलकुलेशन में और आंसर यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इस बारे में बात कर रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें पी टोटल भी दे रखा है। कौन सा डाल्टन लॉ नहीं है? नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है टोटल प्रेशर सारे पार्शियल प्रेशर का सम होता है, तो यस ये तो सही आंसर है, ये तो सही ऑप्शन है, मतलब आंसर नहीं है, ये तो सही है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। दूसरा, उसी पी को इसने एनआरटी बाई वी लिखा, फिर इसको एनआरटी बाई वी लिखा, इसको एनआरटी बाई वी लिखा, और वो डैश नहीं, जीरो नहीं, इन्फिनिटी तक चल रहा है, मतलब वो भी सही बोल रहा है। तीसरा केस, पी आई एक्स पी, मतलब किसी का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस उसके टोटल प्रेशर और गैस के मोल फ्रैक्शन का मल्टीपल होता है। हाँ, ये भी वही कह रहा है, मतलब तीसरा सेंटेंस भी सही बोल रहा है। चौथा, चौथे में गड़बड़ कर दी, राउल्स लॉ लगा दिया। किसी गैस का पार्शियल प्रेशर पी नॉट ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन से नहीं निकलता, अगर बात करें डाल्टन की। ये लगता है राउल्स के लॉ में। पी याद करो, अगर आपने पढ़ा है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए के फॉर्म में, तो ये डाल्टन का लॉ नहीं है, मतलब आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल किस तरफ चल रहा है। 10 लीटर गैस है, 64 ग्राम है ऑक्सीजन, टेम्परेचर है 27, कह रहा है आइडियल बिहेव मान लो और प्रेशर हमें निकालना है। फिर वही आइडियल गैस इक्वेशन लग गई, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लग रहा है। एक एक करके अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्रेशर हम ढूंढ रहे हैं, इनटू वॉल्यूम कितना दिया था 10 लीटर, नंबर ऑफ मोल 64 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का 32, मतलब 64 बाय 32 करूंगा तो सीधे सीधे 2 मोल आ जाएगा। आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन, ये मत ले लेना, सेल्सियस नहीं ले लेना। अब इसे देखें सॉल्व करने में क्या बन रहा है, P इज इक्वल टू 1/10, तो आपका ये उधर गया, इंटू है 2, इंटू है 1/12, इंटू है 300, तो 0 तो एक कम कर ही देता हूँ, 2 से कट किया 6, 6 5 30, तो सीधे सीधे 5 आंसर मिल रहा है मुझे। अब 5 का यहाँ तो कोई आंसर दिया नहीं, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट 4.9 दिख रहा है, तो उसी को टिक किया जाएगा फिर। ठीक है, चल ये रिसेंट ईयर्स की बात कर रहा है, 2023 की। किसके बारे में है, बॉयल्स लॉ के बारे में। 2021 में भी पूछा था, अभी फिर वही सवाल। क्वेश्चन क्या है दिमाग में रखिएगा, प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के मुताबिक प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली होते हैं। दोनों बातें एक साथ ढूंढते हैं। यहां लिखा है P, यहां लिखा है 1/V। हाँ, तो 1/V के डायरेक्टली हो सकता है, 1/V के डायरेक्टली। और टेम्परेचर T3 बड़ा, T2 छोटा, T1 और छोटा, दैट इज पॉसिबिलिटी, आंसर ए हो सकता है। इधर प्रेशर और 1/V का ग्राफ इनवर्स पैटर्न में नहीं बन सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली दिख रहा है, P 1/V के डायरेक्टली और V के इनवर्सली। यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ऑब्वियसली ये तो हरगिज नहीं हो पाएगा। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इनवर्स है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर T3 को इन्होंने यहां पे लिखा है, जो सबसे नीचे, T2 थोड़ा ऊपर, T1 सबसे और ऊपर, तो ये ऑर्डर गलत दिख रहा है हमें। टेम्परेचर सबसे जो नीचे लिखा है वो सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है, तो आंसर ए पर जाइए बेटा, डी आंसर पे भी नहीं जाना, तो आंसर ए रहेगा। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में है, इसने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में सोचो, जो अट्रैक्शन को दिखाते हो। अब चेक करें कि इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो अस आंसर ए है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
अट्रैक्शन फोर्स होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स नहीं है भाई, प्रॉपर बॉन्डिंग है। तो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं, हमें अट्रैक्शन फोर्सेस चाहिए थे। डिस्पर्जन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है। कुल मिलाकर हमें ए बी सी और ई चाहिए, डी नहीं चाहिए। कहां लिखा है? आंसर ए पर। ठीक है, थैंक यू।